हाँ जी, तो ये कैसे करना था सवाल? क्या ख्याल है? ठीक है, सही है। यानी आपको आई और क्यू कंपोनेंट दे दिया है चैनल का और आपको उसका बेस बैंड फाइंड करना है। तो रिलेशनशिप वही है कि जो बेस बैंड है वो इक्वल होता है आई कंपोनेंट प्लस जे टाइम्स क्यू कंपोनेंट। सही है? तो ये क्या बनेगा, क्या ख्याल है? देखिए ना, -4 से 0 तक ये माइनस जे है, ठीक है, आई कंपोनेंट। तो ये बनेगा माइनस जे, ठीक है। और उधर क्या बनेगा? नहीं ना जी, जो बेस बैंड है वो आई प्लस जे टाइम्स क्यू होगा, ठीक है। अब आपको जो आई दिया हुआ है इस रेंज में वो क्या है? माइनस जे, और ये एच क्यू क्या है? तो टोटल क्या बनेगा? माइनस जे प्लस जे नहीं हो जाएगा? है? ये बेचारा कहाँ गया? ये भी तो होगा। क्या ख्याल है? तो ये 0 हो जाएगा। आगे चलें। आगे वो ये कहता है जी कि अच्छा, जब फ्रीक्वेंसी 0 से 4 के होगी तब क्या होगा? तब आई कंपोनेंट जे है और क्यू कंपोनेंट 1 है, तो जे प्लस जे हो जाएगा। ऐसे ही है, तो ये 2 जे हो जाएगा। सही है जी? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बेस बैंड जो चैनल का रिस्पांस है वो नॉन जीरो है सिर्फ 0 से 4K तक, और उसकी वैल्यू है 2J। क्या ख्याल है? ये ठीक है? आपने वो जे नहीं लगाया होगा, इस वजह से मसले मसाइल शुरू हो गए होंगे। तो पहला सवाल हो गया। दूसरे में उसने ये कहा था कि अच्छा, बेस बैंड सिग्नल फाइंड करें, सॉरी, बैंड पास सिग्नल फाइंड करें, रिसीव सिग्नल। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? क्या ख्याल है? क्या? सॉरी, फिर बोले। देखिए ना, टाइम में रिलेशनशिप है YCT इक्वल्स XCT कन्वॉल्व विद HCT। ऐसे ही है। और फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप है YCF इक्वल्स XCF टाइम्स HCF। ऐसे ही। तो देखिए, या तो हल ये है कि आप इसका बेस बैंड सिग्नल निकालें टाइम में, इसका भी बेस बैंड सॉरी इसका बैंड पास सिग्नल निकालें, इसका भी बैंड पास सिग्नल निकालें, दोनों को इन्वॉल्व कर दें, या इसका बैंड पास फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालें, उसका बैंड पास फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालें, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है? देखिए, एक और तरीका भी तो हो सकता है जो मुझे इधर आसान लग रहा है, वो ये है कि पहले आप YZT निकाल लें या YZF निकाल लें। अगर ये हम पहले निकाल लें, इससे हम फिर YCT पे जा सकते हैं ना, उसे बैंड पास में ले जाएंगे, क्योंकि ये भी बेस बैंड में है, ये भी बेस बैंड में है, तो ये निकालना ज्यादा आसान होगा। ठीक है? तो ये किसके इक्वल है? इक्वल है XZF इंटू HZF। HZF हमें पहले से पता है, अभी हमने निकाला है, तो हमें XZF नहीं पता, वो निकाल लेते हैं। ठीक है?
तो बताएं जी XGF क्या होगा, क्या ख्याल है? ठीक है, हाँ ठीक है। FM पे कौन सी वैल्यू होगी? 3 वैल्यू। जो 3e⁻² है उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो आएगा 3 आगे आएगा डेल्टा f माइनस f, और दूसरे का क्या आएगा प्लस j डेल्टा f प्लस f। ठीक है, और आपको बताया हुआ है कि FM जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे प्लॉट करूं तो ये जो 3 वाली टर्म है ये पॉजिटिव हाफ में आएगी और जो J वाली टर्म है वो नेगेटिव हाफ में आएगी। ठीक है जी, तो आप कर रहे हैं मल्टीप्लाई बेस बैंड सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म को बेस बैंड चैनल के फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ, तो क्या आंसर क्या आएगा? ये दोनों मल्टीप्लाई करना है। ये XGF हो गया और ये HGF हो गया, तो आंसर क्या आएगा? क्या -2 हो जाएगा? 2 into J 6J आ जाएगा, आ जाएगी 6J डेल्टा F माइनस FM। ठीक है, क्योंकि ये जो नेगेटिव साइड पे है इसकी वैल्यू ही नेगेटिव साइड पे 0 है, तो ये तो खत्म हो जाएगी, ये वाली सिर्फ रह जाएगी। ठीक है, लेकिन जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि FM की क्या वैल्यू हो? लेस देन 4K। अगर FM 4K से कम होगी तभी ये दोनों ओवरलैप करेंगे ना, क्योंकि ये 4K तक है, 4K के बाद ये भी 0 है, समझ आ रही है? और अगर ये 4K से बड़ी होगी तो फिर क्या होगा? फिर सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, आ समझ आई? तो अब बताएं जी, ये YZF अगर ये है तो YZT क्या होगा? टाइम में क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आएगा FM पे। ठीक है, तो ये बनेगा 6J e⁻² FMT if FM is less than or equal to 4K। ग्रेटर देन 0 तो है ही, और 0 होगी if FM is greater than 0। तो आप बताएं YCT क्या होगा जो निकालना था असल में? वो अभी से सिंपल बेस बैंड से बैंड पास में लगे। ठीक है, तो आ जाएगा √2 रियल पार्ट ऑफ YCT इंटू EJ2π FCT। तो निकाल लें जो भी बनता है। सही है, कैलकुलेट करना है, कर लें आज। ये आएगा √2
रियल पार्ट ऑफ 6j e to the j 2 pi fm plus fct। ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होंगे तो उनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। और बताएं इसका रियल पार्ट क्या होगा? इस पूरी चीज का जीरो क्यों? तो साइन होगा। ठीक है, ये आएगा -√2 साइन ऑफ 2 पाई fm प्लस fct। ठीक हो गया? है ना, ये कॉस प्लस जे साइन होता है ना, जब ये मल्टीप्लाई होगा जे तो जे और जे माइनस साइन हो जाएगा और कॉस वाली टर्म इमेजिनरी हो जाएगी, उसके साथ जे आ जाएगा। हमने रियल पार्ट लेना है तो साइन बार आ जाएगा। ठीक, तो तीसरा पार्ट क्या कहता है? तीसरा पार्ट कहता है कि YCF ड्रॉ करें अगर FM की वैल्यू 2 किलोहर्ट्ज़ है, यानी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म प्लॉट करना है। सही है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? दो इम्पल्सेस, एक कहां पे होगी? FC प्लस 2 किलोहर्ट्ज़ पे, और एक होगी -FC -2 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, और उनकी वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? -√2 3/j, 1/2j आएगा ना, वो 2 और 6 कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, j वैसे ही आ रहा होगा। ठीक है, ये मैंने वैल्यू लिख दिया। असल में अगर आप लिखें तो मैग्नीट्यूड और फेज में लिखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो या मैग्नीट्यूड और फेज अलग अलग लिखें, मैंने सिर्फ वैल्यू लिख दी। ठीक है जी, चलें आगे। ये सवाल समझ आ गया? तो देखें, इधर हमें बेस बैंड में कंप्यूट करना आसान था, तो हमने पहले बेस बैंड में किया, फिर उसे बैंड पास में ले गए। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि जो चीज पूछी हो वो आप उसी तरतीब में करें, क्योंकि आपको पता है कि बेस बैंड और बैंड पास में रिलेशनशिप क्या है, तो आप उस रिलेशनशिप को कभी भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बेस बैंड में करना आसान है तो पहले बेस बैंड में कर लें, अगर लगता है बैंड पास में करना आसान है तो पहले बैंड पास में कर लें, आपकी मर्जी। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे, हमने 5वां चैप्टर शुरू कर लिया था, उसमें हमने देखा था मैसेज सिग्नल के बारे में। ठीक है, उसमें हमने 3 डिफरेंट किस्म के मैसेज सिग्नल्स देखे थे, ऑडियो जिसमें वॉइस भी थी और जिसमें म्यूजिक भी था, और फिर हमने वीडियो सिग्नल देखा था, और हमने उन सब की टिपिकल बैंडविड्थ देखी थी। ठीक है, तो हमने यानी दूसरे अल्फाज में मैसेज सिग्नल को कुछ कैरेक्टराइज करने की कोशिश की थी कि वो किस तरह का होता है, एनालॉग ट्रांसमिशन। और उसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो मैसेज सिग्नल है वो रियल है। ठीक है, चाहे वो वॉइस है, ऑडियो है, कुछ भी है, वो इन द एंड हमारे पास एक वोल्टेज की फॉर्म में आ रहा है और वो रियल सिग्नल होगा। ठीक है, रियल सिग्नल का आपको पता है, रियल सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह का होता है? कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होता है। ठीक है, जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज पे वैल्यूज होती है, नेगेटिव पे उन्हीं का कॉन्जुगेट आ रहा होता है। ठीक है जी, तो अब अगर हम वापस चले जाएं तो हम ये देखते रहे अभी तक कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका मॉडल जो है वो कुछ इस तरह का है बेस बैंड में। हम कोई सिग्नल m(t) ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो मॉड्यूलेटर में से गुजरता है, मॉड्यूलेटर उसे एक बेस बैंड सिग्नल बनाता है जिसे एक्सीड कह देते हैं, वो चैनल में से गुजरता है तो
सॉरी, वो चैनल में से गुजरता है और बन जाता है YZT, और फिर डी मॉड्यूलेटर का काम है कि वो किसी तरह M of t को रिकवर करने की कोशिश करे। ठीक है, तो रिकवर जब कह रहे हैं ना कि हम रिकवर करने की कोशिश करें, तो उसे ना हम ये छोटा सा एक हैट सा बना देते हैं इसके ऊपर। इसका मतलब यह है कि ये एग्जैक्टली M of t नहीं है, बल्कि M of t का कोई एस्टिमेट है। आपको 100% नहीं पता कि M of t क्या है। अच्छा, इसमें अब एक चीज जो छोटी सी मिसिंग है ना, वो ये है कि देखिए ये वाला जो पोर्शन है, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं फिजिकली, तो ये ट्रांसमीटर का पोर्शन है। ठीक है, ऐसे ही है, मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर के अंदर होगी, तो उसके बाद सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, चैनल जो है वो इन्वायरमेंट में, सही है, उस मीडियम से इंट्रोड्यूस हो रहा है जिस मीडियम के थ्रू सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जा रहा है। जैसे हमने कहा कि वो तार भी हो सकती है और वो कोई वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। तो जो चैनल है ये इन्वायरमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है या मीडियम, फिजिकल मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहा है, और जो ये वाला पोर्शन है ये रिसीवर का पोर्शन है। ठीक है, जब एक बार सिग्नल रिसीव हो गया तो फिर उसमें से हम M of t रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ऐसे है कि एक और जो चीज इसमें मिसिंग है ना, वो है नॉइज। ट्रांसमीटर रिसीवर जो भी है हमारे केस में वो कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम होंगे, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। उनमें कोई ना कोई डिवाइसेस लगी होंगी, जैसे हमने कहा उसमें ऑसिलेटर लगा होगा, मिक्सर लगा होगा, और इस तरह की कोई चीज, इंटीग्रेटर लगा होगा फॉर एग्जांपल। ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये किसी ना किसी फिजिकल डिवाइस से बने हुए हैं, किसी ट्रांजिस्टर से बने हुए हैं या किसी और चीज से बने हुए हैं। तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ना, उसे जब आप ऑपरेट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है ना, उसकी वजह से उसमें नॉइज इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो नॉइज जो है उसे हम मॉडल करते हैं एक एडिटिव नॉइज की तौर पे। एडिटिव का मतलब यह है कि वो आपके सिग्नल में ऐड हो जाता है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि अच्छा जी, जो सिग्नल रिसीव हो रहा है ना, इसमें नॉइज भी ऐड हो रहा है, और नॉइज को मैं कह देता हूं से एंटी। ठीक है, नॉइज भी एक सिग्नल है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, और वो मेरे सिग्नल में ऐड हो गया। ठीक है, समझ आ गई बात? तो अब जो रिसीवर को सिग्नल मिल रहा है उसमें रिसीव्ड सिग्नल भी है और नॉइज भी है। ठीक है, और नॉइज का आपको कोई पता नहीं है, नॉइज रैंडम है। सही है जी, नॉइज किस वक्त क्या होगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, नॉइज की वैल्यू रैंडम है। जब रैंडम है तो इसका मतलब यह है कि ये जो रिकवर सिग्नल होगा ये कभी भी M of t के बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें कोई ना कोई चेंज जरूर हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम इधर ये हैट लगा देते हैं। ठीक है, ताकि हम ये कहें कि ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई थी उसका एस्टिमेट है, एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन नहीं। ठीक है जी, तो जो रिसीवर है ना, या जो डीमॉड्यूलेटर है, उसका एक तो काम ये है कि वो इसको और इसको खत्म करके ये निकाले, लेकिन उसका ये काम भी है कि वो नॉइज को मिनिमाइज करने की कोशिश करे। जो भी नॉइज रिसीवर में ऐड हो गया है वो उसे कम से कम करने की कोशिश करे। ठीक है जी, तो हम ये कहेंगे अगर हम इसकी बात करें ना मॉड्यूलेटर की, तो मॉड्यूलेटर क्या करेगा? मॉड्यूलेटर को इनपुट आ रही है कोई मैसेज सिग्नल, और इसकी आउटपुट है एक बेस बैंड सिग्नल। ठीक है जी, अब ये जो बेस बैंड सिग्नल है ये इस इंफॉर्मेशन सिग्नल से बनेगा। कैसे बनेगा ये मॉड्यूलेटर पे डिपेंड है। ठीक है, लेकिन ये इसका कोई फंक्शन होगा।
समझ आ रही बात? फंक्शन का मतलब यह है कि आप m ऑफ t लेते हैं, ठीक है, और इस पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं। जी, ट्रांसफॉर्मेशन याद है? जैसे हमने पढ़ा है फोरियर ट्रांसफॉर्म, जैसे हमने पढ़ा है सिग्नल सिस्टम में लैप्लास ट्रांसफॉर्म। वो क्या करता है? वो एक चीज या एक सिग्नल को लेता है और उसे किसी और चीज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म है, वो सिग्नल टाइम में लेता है और उसे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसी तरह हम ये कहेंगे कि जो मॉड्यूलेटर है ना, वो m ऑफ t लेता है और उससे एक नया सिग्नल बना लेता है जिसे हम xzt का नाम देते हैं, ठीक है। ये वो कैसे करता है? ये डिपेंड करता है कि मॉड्यूलेशन स्कीम कौन सी यूज हो रही है। अभी हम इससे आगे जो जब चलेंगे तो हम सबसे पहले जो मॉड्यूलेशन स्कीम पढ़ेंगे वो होगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर है ना, वो फॉर एग्जांपल वो ये करेगा कि वो m ऑफ t पकड़ेगा, ठीक है, और इसे सिंपल किसी एक कांस्टेंट नंबर a से मल्टीप्लाई कर देगा और बस ये कहेगा ये तुम्हारा बेस बैंड सिग्नल, खत्म बात, ठीक है। और अगर मैं a को 1 कर दूं तो फिर इसका तो मतलब यह है कि जो बेस बैंड सिग्नल है वो इंफॉर्मेशन सिग्नल के इक्वल है, ठीक है। तो यानी ये जो फंक्शन है इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये फंक्शन इतना सिंपल भी हो सकता है कि सिंपल एक इंफॉर्मेशन सिग्नल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके बेस बैंड सिग्नल में, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। वो जब हम एंगल मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें थोड़ी सी आप कह लें सोफिस्टिकेशन आ जाएगी m ऑफ t से xzt में जाने में। लेकिन इन जनरल हम ये कहेंगे जी कि कोई फंक्शन है जो अप्लाई हो रहा है m ऑफ t पे, ठीक है। तो इससे हम बेस बैंड सिग्नल बना देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो मॉड्यूलेटर हो गया, अब बात करते हैं चैनल की। चैनल के बारे में अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? वो यही पढ़ा ना जैसे हमने पिछले शायद लेक्चर में बात की थी कि ये आपका ट्रांसमीटर है, ये आपका रिसीवर है, ठीक है। तो चैनल किस तरह बनता है? चैनल इस तरह बनता है कि जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसकी डिफरेंट कॉपीज आपको रिसीवर पे मिल रही है। याद है, वायरलेस के केस में हो सकता है कि एक कॉपी डायरेक्ट मिल रही हो और एक कॉपी रिफ्लेक्ट होकर मिल रही है, याद है। अच्छा, लेकिन ये जो बुक है, ये जो कोर्स है ना, इसकी हद तक हम जो चैनल का मॉडल लेंगे ना वो सिंपल ये वाला मॉडल होगा, ठीक है। कि एक ही बात है कि जिससे सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर तक आता है, ठीक है। ये एक बात फॉर एग्जांपल केबल भी हो सकती है। अगर आपका टेलीफोन सिस्टम है, टेलीफोन सिस्टम में तो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक एक केबल बिछी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होना है, उसमें एक से ज्यादा कॉपीज तो नहीं आनी, एक ही कॉपी आएगी, ठीक। तो उसे भी हम इस तरह से मॉडल कर सकते हैं, सही थी। और अगर कोई वायरलेस ट्रांसमिशन है और वायरलेस ट्रांसमिशन में जो रिफ्लेक्शन हो रही है, जिसे मैंने मिटा दिया है, अगर उसकी पावर बहुत ही कम है तो आप मुझसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही पाथ से सिग्नल आ, ठीक है। तो हमने बेसिकली चैनल के मॉडल को सिंप्लीफाई कर दिया है इस कोर्स की हद तक, ठीक है जी। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगेगा आपके ख्याल में? ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये चीज पे डिपेंड करता है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान डिस्टेंस कितना, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है ना, खास तौर पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल किसी वायरलेस मीडियम में ट्रांसमिट हो रहे हैं, वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, मैं ऐसी एग्जांपल ले लूं ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, ठीक है। तो हम ये टाइम निकाल सकते हैं कि ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचने में सिग्नल को कितना टाइम लगेगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो डिस्टेंस इक्वल्स वेलोसिटी इनटू टाइम से करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी होगी स्पीड ऑफ लाइट, तो हम कहेंगे 3 × 10⁸। डिस्टेंस हमें पता है 1 किलोमीटर, या आप कह लें 1 × 10⁻⁴
किलोमीटर क्या होता है 3, ठीक है, और यहां पर टाइम आ जाएगा। है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है ना, जो किसी एंटेना से ट्रांसमिट हो रहा है, वो स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल करता है, ठीक, इसलिए। तो इधर से आप टाइम निकाल सकते हैं। ये टाइम क्या आएगा, ये आएगा जी 1/3 × 10⁻⁵ या ये बनेगा 3.33 माइक्रोसेकेंड्स। ठीक है, सही जी। तो अगर डिस्टेंस 1 किलोमीटर है तो आपको ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचने में 3.33 माइक्रोसेकेंड्स लगेंगे। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपने सिग्नल ट्रांसमिट किया था xc of t, ठीक है, अगर आपने ये ट्रांसमिट किया था, ये है ट्रांसमिटेड सिग्नल, तो रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, xc t माइनस 3.33 माइक्रो। ठीक है, हाँ समझ आई? देखना, अगर ये टाइम है, ठीक है जी, और ये 0 सेकेंड है। अब ट्रांसमीटर जो है उसने कोई सिग्नल ट्रांसमिट करना शुरू किया है इतनी देर के लिए, ठीक, तो रिसीवर को 0 सेकेंड पे तो कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। जब 3.33 माइक्रो सेकेंड हो जाएंगे तब ये सिग्नल रिसीवर तक पहुंचेगा। ठीक है, उससे पहले रिसीवर को कुछ नजर नहीं आया। तो दूसरे अल्फाज में जो सिग्नल आपने ट्रांसमिट किया था वो शिफ्ट हो गया 3.33 माइक्रो सेकेंड। ठीक है जी, तो रिसीव आपको ये होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आपने सिग्नल जो ट्रांसमिट किया है वो जब भी किसी मीडियम में से गुजरेगा, चाहे वो वायर्ड मीडियम है या वायरलेस मीडियम है, उसका एम्पलीट्यूड या उसकी पावर टाइम के साथ साथ कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो वो जो पावर कम होगी या जो एम्पलीट्यूड कम होगा उसे हम डिनोट कर देते हैं किसी नंबर LP से। ठीक है, सही है जी। अगर LP की पावर 1/2 है तो आप ये कहेंगे कि जो सिग्नल मैंने ट्रांसमिट किया था रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते उसकी वैल्यू आधी रह गई। ठीक है, तो ये LP की क्या वैल्यू हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि अगेन आपके डिस्टेंस पे, और इस चीज पे भी डिपेंड करता था कि आप किस कैरियर फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा ऑब्वियसली उतनी इसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है आपके सिग्नल का एम्पलीट्यूड उतना कम होता चला जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही? अच्छा, और ये जो 3 माइक्रो सेकेंड मैंने ले लिया है, ये हर दफा 3 माइक्रो सेकेंड तो नहीं होगा ना, डिपेंड करता है कि डिस्टेंस d की वैल्यू क्या है। तो हम इसे ना इन जनरल कह देते हैं कि ये है टाउ p, कोई वैल्यू टाउ जिससे सिग्नल डिले हो गया। सही है, तो ये टोटल चैनल का मॉडल है जो हम यूज करें। ठीक, चैनल क्या करता है, दो काम करता है। आपके सिग्नल को डिले कर देता है किसी टाइम टाउ से, और उसमें अटेन्युएशन डाल देता है किसी वैल्यू L से। ठीक हो गया, तो जो हम सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते ये हो जाएगा। ओके, यहां तक ठीक है?
अच्छा जी, अब ये देखें कि अब हमने क्या निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें नॉइज ऐड हो जाएगा और ये पूरी की पूरी चीज बन जाएगी वाई सी ऑफ टी, हमारा रिसीव्ड सिग्नल बैंड पास में, ठीक है। तो ये ट्रांसमिट किया था, रिसीव ये हुआ है, उसमें क्या कुछ हो गया है, अटेन्युएशन, टाइम शिफ्ट, नॉइज, ठीक है। ये नॉइज है, ये अटेन्युएशन है और ये डिले है। अच्छा, अब ये देखेंगे ये तो सब कुछ बैंड पास में हो रहा है, तो बेस बैंड में क्या होगा, सही। अच्छा जी, देखें जी, अगर मेरे पास जो बेस बैंड सिग्नल है वो XZT है, तो बैंड पास कैसे बनता है, बैंड पास ऐसे बनता है कि इसे मल्टीप्लाई करें FC वाले कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के साथ, √2 के साथ भी मल्टीप्लाई करें और क्या कर दें, रियल पार्ट लगाएं, सही है। तो जब अब इसमें डिले आ गया है, तो अगर मुझे निकालना है XCT माइनस टाउ पी, तो इधर क्या हो जाएगा, रियल पार्ट, जहां जहां टी आ रहा है वहां पे टी माइनस टाउ पी आ जाएगा, √2 XZ टी माइनस टाउ पी e⁻² FC P माइनस टाउ, ठीक हो गया। और इसे अगर मैं थोड़ा अलग अलग लिख लूं, सही है। अच्छा, अब ये मैंने दोनों टर्म्स अलग अलग कर ली हैं और इसमें अब ये देखें कि क्या हो रहा है। एक तो ये बेस बैंड सिग्नल में टाइम शिफ्ट आ गया, सही है, लेकिन साथ ये एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। अच्छा, ये फैक्टर जो है ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता, देखिए इसमें कहीं भी टी ही नहीं आ रहा, ठीक। ये किस पे डिपेंड करता है, ये टाउ पे डिपेंड करता है, और टाउ किस पे डिपेंड करता है, टाउ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये एक फेज इंट्रोड्यूस हो गया जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी अगर ट्रांसमीटर रिसीवर एक ही जगह पे पड़े हुए हैं, मूव नहीं कर रहे, तो फिर टाउ पी भी मूव नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो पूरी चीज है ना 2 पाई FC टाउ पी, इसे एक नाम दे देते हैं, इसे कह देते हैं ये कोई एंगल है फाई पी, ठीक है, क्योंकि ये चाहे चेंज नहीं हो रहा था, हम इसे कोई एक नाम दे देते हैं, ओके। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा रियल पार्ट ऑफ √2 e⁻j⁵p XZT माइनस टाउ पी e⁻j⁵FC t, ये आ गया। तो सर ये देख लेने थे, माइनस बुक जो है वो लेती है नहीं लेती, माइनस भी डाल दें यार, सॉरी, ये जो माइनस है ना ये भी 5p का हिस्सा बना दें, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये जो माइनस था ये मैंने 5p की डेफिनेशन में डाल दिया,
सही जी। तो अब मुझे ये बताएं, अच्छा खैर अभी एक और टर्म रहती है, ये एलपी भी रहता है। अब अगर हम इधर आ जाएं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एलपी और इधर ये वाली वैल्यू डाल दें सारी की सारी, ठीक है। ये आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ, यही चीज रिपीट हो जाएगी, √2 EJ5P XZ T माइनस टाउ P e⁻ J2π FCT प्लस NCT। ओके, अब मुझे ये बताएं कि ये वाला पार्ट है, नॉइज को अगर मैं छोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं नॉइज को अभी फिलहाल छोड़ दूं तो इस पोर्शन में बेस बैंड वाली टर्म्स कौन सी हैं, क्या ख्याल है? ये रिलेशनशिप है बेस बैंड और बैंड पास के बीच में। तो अगर मैं इस वाली टर्म का बेस बैंड लिखना चाहूं तो वो क्या आएगा? ठीक है ना, अगर हाँ 0 तक राउंड तो आ ही जाएगी, लेकिन अगर आप इधर इसके इन दोनों के दरमियान रिलेशन देखें तो आप ये देखें कि इस पूरी इक्वेशन में एक तो ये एक्सपोनेंशियल आ रहा है, एक √2 आ रहा है और बाकी XZ आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ये वाली टर्म देखूं, इसमें ये तो ये कवर हो गया और ये भी आ रहा है, तो बाकी जो भी चीज है वो XZ या बेस बैंड सिग्नल होगा, ठीक है। तो इसका अगर मैं बेस बैंड लिखूंगा ना तो वो आएगा LP XZ T माइनस टाउ P इंटू EJ5P। समझ आई? देखिए ना, अगर ये एक बेस बैंड सिग्नल है, इसे आपने बैंड पास में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, √2 मल्टीप्लाई करेंगे और रियल पार्ट लेंगे, तो यही बेस बैंड सिग्नल होगा। बात समझ आई? इस इक्वेशन में से मैंने बेस बैंड वाली चीजें अलग लिख ली, ये मेरा बेस बैंड पार्ट बन जाएगा। और साथ में ये कह देता हूं कि नॉइस का कोई बेस बैंड इक्विवेलेंट होगा जिसे मैंने NZT का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये टोटल चीज जो बनेगी ये मेरी बनेगी YZT। अभी तक हम चैनल को मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें जी कि जो चैनल है वो बेस बैंड में सिग्नल के साथ क्या करता है, वो बेस बैंड के सिग्नल को भी शिफ्ट कर देता है, उसे अटेन्युएट कर देता है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक फेज शिफ्ट ऐड कर देता है, ठीक है। तो जो इधर कैरियर फ्रीक्वेंसी में टाइम शिफ्ट आया था वो इधर फेज शिफ्ट बन गया, ठीक है। ये वाली टाइम इधर से ही आई थी ना, जब यहाँ T माइनस टाउ लिखा था तो वो अलग किया था, वो उठ के इधर आ गया, ठीक है। तो बेस बैंड में जो चैनल का मॉडल है ना वही है, ये है जी हमारा बेस बैंड चैनल। बेस बैंड चैनल तो नहीं है, लेकिन बेस बैंड इस तरह से होगा, यानी अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है तो आप इसे लिखेंगे इक्वल्स LP e⁻J5P डेल्टा T माइनस टाउ P। ना चैनल क्या होता है, सिग्नल के साथ कन्वॉल्व होता है ना, ठीक है। मैं कहूँगा ये चैनल है, ये मेरे बेस बैंड सिग्नल के साथ जब कन्वॉल्व होगा तो डेल्टा के साथ कन्वॉल्व करें तो क्या होता है, जो सिग्नल है वही आता होता है।
तो वो XG आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो खैर ये देखें, अब इसे हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हो क्या गया है, जो सिग्नल ट्रांसमिट किया था वो शिफ्ट हो गया, अटेन्यूएट हो गया और उसमें फेज शिफ्ट आ गया। ठीक है, अब इन चीजों को बारी बारी देख लेते हैं। पहली चीज ये है कि इसमें एक फेज शिफ्ट आ गया। फेज शिफ्ट का क्या मतलब है? फेज शिफ्ट का ये मतलब है कि अगर आपने सिग्नल 12 बजे ट्रांसमिट किया था तो आपको इसे 12:01 पे मिला। ठीक है, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम की हद तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप अगर बात कर रहे हैं किसी और से, ठीक, और आपकी बात उस तक, जैसे हमने एग्जांपल ली थी, 3 माइक्रोसेकंड्स में पहुंचती है, तो सुनने वाले को पता भी नहीं चलेगा और सिग्नल उस तक पहुंच चुका होगा। ठीक है, यानी ये जो टाइम डिले है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे केस में। सही है, तो इसलिए ये जो टाउ पी है इसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं। हम सिंपली ये लिख देते हैं कि ये XGT है, क्योंकि ये टाउ पी हमारे लिए मैटर नहीं करता। बात समझ आ रही है? अगर हमें सिग्नल 3 माइक्रोसेकंड बाद पहुंच रहा है या 10 माइक्रोसेकंड बाद पहुंच रहा है, हमारी एप्लीकेशन ऐसी है कि हम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, खास तौर पे एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, तो हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करके कर लेंगे XGT, या दूसरे आवाज में टाइम डिले को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज इसमें क्या ऐड हुई है? LP। जब सिग्नल अटेन्यूएट हो जाएगा तो उससे क्या होगा? मेरी आवाज आप तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाएगी, मध्यम हो जाएगी। तो अगर आपने एक FM रेडियो लगाया हुआ है और उस पर आवाज बहुत कम आ रही है, तो आप क्या करते हैं? वॉल्यूम बढ़ा देते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, जो एम्पलीट्यूड है, ये आप रिसीवर पे कभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर चैनल ने कोई अटेन्युएशन डाल भी दिया है तो आप उसे एम्पलीफाई कर लें। ठीक, तो इसलिए ये चीज भी मैटर नहीं करती। सही है, सिग्नल अगर अटेन्युएट हो गया तो आप उसे दोबारा एम्पलीफाई कर लें अपनी मर्जी के मुताबिक। सही है, जो चीज इंपॉर्टेंट है ना, वो ये फेज शिफ्ट है। डिले ज्यादा आ रहा है तो मैटर करता है ऑफ कोर्स, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन ऐसी है, या एनालॉग कम्युनिकेशन में खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो डिले आ गया है उसे खत्म कैसे किया जा सकता है ये आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, एक सिग्नल डिले किस वजह से आया है? क्योंकि आप ट्रांसमीटर से दूर हैं। ठीक है, आपको तो नहीं पता कि आप कितनी दूर हैं, यानी रिसीवर को ये तो नहीं पता होता ना कि ट्रांसमीटर कहां पे है, या मुझसे 1 किलोमीटर दूर है या 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो उस केस में जो डिले आएगा वो अगर आप बाहर से देख रहे हैं, यानी एक देखे ना, जो मैंने अभी पिक्चर ड्रॉ की थी कि ट्रांसमीटर ने ये ट्रांसमिट किया है और रिसीवर ने ये रिसीव कर लिया है। ठीक है, अगर कोई बंदा इस सिस्टम से बाहर बैठा है तो उसे तो पता है कि ट्रांसमीटर ने इस जगह ट्रांसमिट किया था और रिसीवर को इस जगह मिला है। लेकिन अगर मैं रिसीवर हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं तो रिसीवर को ऑन करूंगा ना। तो मैं जब रिसीवर को ऑन करूंगा तो मुझे ये सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा। क्या मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि वो सिग्नल 1 सेकंड ट्रैवल करके आया या 10 सेकंड ट्रैवल करके आया? मेरी बात समझ आ रही है? यानी आपने गाना सुनना ना, आप FM रेडियो ऑन करते हैं तो क्या आपको पता होता है कि आप ट्रांसमीटर से कितनी दूर हैं? नहीं पता होता ना। क्या आपको फर्क पड़ता है कि आपको गाना जो है, जो आपने सुनना शुरू किया है, वो 1 सेकंड ट्रैवल करके आया या 10 सेकंड ट्रैवल करके आया? नहीं फर्क पड़ता। हाँ, उस केस में अगर बहुत ज्यादा है, अगर 2 वे कम्युनिकेशन है तो फिर फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा टाइम डिले है, बिल्कुल आ रहा होता है। एग्जैक्ट, तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम अभी तक ये इस कोर्स की हद तक हम ये कह रहे हैं कि हम ये डिले इतना कम है कि हमें को फर्क नहीं पड़ता। उसके तरीके होते हैं। ठीक है,
उसका तरीका ये होता है, देखें एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ये बेस स्टेशन है और ये आपका मोबाइल है। असल में क्या होता है मैं वो आपको बता देता हूँ। बेस स्टेशन ट्रांसमिट किया जा रहा है, मोबाइल को यहां पे रिसीव होता है, ठीक है। अब मोबाइल को तो नहीं पता ये टाइम कितना है, ठीक। तो मोबाइल कहता है अच्छा जी मेरा यही टाइम है, यहां से शुरू हो रहा है मेरा टाइम, यहां से मुझे सिग्नल मिलना शुरू हुआ, ठीक है। अब क्या होगा कि ये सिग्नल खत्म हो गया इस जगह पे, अब मोबाइल की बोलने की बारी है, उसने वापस सिग्नल बेस स्टेशन को भेजना। तो वो कहेगा अच्छा ये सिग्नल खत्म हो गया, अब मेरी बारी शुरू होगी यहां से, ठीक है। बेस स्टेशन जो है, जो बेस स्टेशन है वो तो अज्यूम कर रहा है कि मुझे इधर सिग्नल मिलेगा क्योंकि मेरा तो सिग्नल इधर खत्म हो गया, लेकिन मोबाइल ने इधर ट्रांसमिट करना शुरू किया है। ये जब वापस बेस स्टेशन तक पहुंचेगा तो थोड़ा और टाइम लगेगा ना, तो से इधर से शुरू हो रहा है, ठीक है। यानी ये सिग्नल बेस स्टेशन तक वापस पहुंचते पहुंचते जितना टाइम इधर लगा इतना ही वापस जाने में भी तो लगेगा, तो ये टोटल टाइम हो गया, ठीक है। होता यह है कम्युनिकेशन सिस्टम में कि जब आप मोबाइल ऑन करते हैं ना तो मोबाइल सबसे पहले बेस स्टेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो एक सिग्नल भेजता है, बेस स्टेशन उस सिग्नल को हर वक्त रीड कर रहा होता है, ठीक है। बेस स्टेशन को पता चलता है कि सिग्नल इस जगह रिसीव हुआ है, होना इस जगह चाहिए था। बेस स्टेशन को तो अब ये टाइम पता है ना कि कितना है टाइम, ठीक है। से ये 2 सेकंड है फॉर एग्जांपल। तो बेस स्टेशन मोबाइल को ये कहता है कि अपना टाइम 2 सेकंड आगे कर लो, ठीक है। तो मोबाइल स्टेशन क्या करता है, वो 2 सेकंड पीछे चल जाता है, ठीक है। तो असल कम्युनिकेशन सिस्टम में ये टाइम बेस स्टेशन मेजर करता है और वापस मोबाइल को बताता है हाँ भाई अपने सारी टाइमिंग इतनी पीछे कर लो ताकि इस जगह पे आ जाए, ठीक है। इसे कहते हैं टाइमिंग एडवांस। अगर आप कभी मोबाइल कम्युनिकेशन में चले गए आगे तो ये टाइमिंग एडवांस की कमांड इश्यू होती है बेस स्टेशन से, और बेस स्टेशन और मोबाइल स्टेशन फिर पीछे आते हैं, ठीक है। अब अगर एक से ज्यादा मोबाइल है तो हो सकता है दूसरा मोबाइल बेस स्टेशन के करीब हो, उसका ये टाइम कम हो, तो बेस स्टेशन हर मोबाइल का टाइम मेजर कर रहा होगा, ठीक है। और हर मोबाइल को कह रहा होगा आप इतने पीछे चले जाए, आप इतने पीछे चले। तो जब सारे अपनी अपनी टाइम के मुताबिक पीछे चले जाएंगे तो सबके सब सिंक्रोनाइज हो जाएंगे इस टाइम पे, ठीक है। तो असल में जब कम्युनिकेशन सिस्टम होना जिसमें बाय डायरेक्शनल यानी दोनों तरफ कम्युनिकेशन हो रही हो तो उसमें ये टाइमिंग एडवांस लाजमी होता है, ठीक। चलें जी, तो हमारे कोर्स की हद तक हमने ये कहा है कि अगर हम चीजों को सिंप्लीफाई कर लेना तो हमें पीछे ये मिल जाएगा, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करके बना लेंगे XZT EJ5P प्लस NZT। ये क्या है, ये सिंप्लीफाइड मॉडल of baseband received signal, okay। अच्छा, अब सवाल यह है कि मैंने टाउ पी भी इग्नोर कर दिया है, मैंने LP भी इग्नोर कर दिया है, तो मैं ये E⁵P क्यों नहीं इग्नोर कर सकता, इसकी क्या वजह है? मेरी बात, यानी इन दोनों चीजों को खत्म कर दिया है तो इसे क्यों नहीं खत्म कर सकते, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह यह है कि आप ये जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं ना, देखिए हमने क्या कहा है, ये सिग्नल कैसे बन रहा है, ये आपके इंफॉर्मेशन सिग्नल से बन रहा है, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो रियल है, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल ये वाली एग्जांपल ले लें
कि जिसमें बेस बैंड सिग्नल कैसे बनता है, जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है सिंपल एक किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके बना लो, ठीक है। तो हमें यहां क्या मिलेगा, यहां मिलेगा AMTE⁻J⁵P। ये रियल है, ये भी रियल है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है। जब ये कॉम्प्लेक्स है तो फिर डिपेंड करता है इसकी वैल्यू क्या है, ठीक। और इसकी वैल्यू हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, ठीक। तो अगर इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल π/2 है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AMT cosine π/2 + J sin π/2। cosine π/2 0 होता है, तो ये मिलेगा, ये मिल जाएगा। sin π/2 1 होता है। तो देखिए क्या हुआ है, सिग्नल का रियल पोर्शन ऑल टुगेदर खत्म हो गया, ठीक। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इस फाई की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी, सिग्नल का कुछ पार्ट रियल पोर्शन में चला जाएगा, कुछ पार्ट इमेजिनरी पोर्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो सिग्नल रिकवर करना वापस शायद पॉसिबल ही ना रहे, ठीक है। इसलिए ये जो 5pn है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सही है जी। तो इसलिए हम यहां जाके रुक जाते हैं, इससे ज्यादा मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। तो ये आपका चैनल मॉडल हो गया। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम नॉइज के बारे में, और फिर हम वापस इस चैनल मॉडल पे आएंगे। देखिए, नॉइज की डिस्कशन जो है ना, वो हम शायद बाद में जाके किसी अपने कोर्स में करें, लेकिन अभी सिर्फ इस डिस्कशन के तक मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि नॉइज होती क्या चीज़ है। हमने अभी तक ये बात की है कि नॉइज का जो मेन सोर्स है ना, वो खुद रिसीवर है, ठीक है। रिसीवर में चूंकि रिसीवर किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो भी होते हैं वो फ्लो कर रहे हैं, तो उनकी मूवमेंट की वजह से ना वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस आती रहती है, ठीक है। उन फ्लक्चुएशंस को हम नॉइज से मॉडल करते हैं, ठीक है जी। और खास तौर पे अगर ये रिसीवर का नॉइज है ना, तो इसे कहते हैं थर्मल नॉइज, ठीक है। इसकी वजह यह है कि ये जो फ्लक्चुएशन है ये बढ़ती जाती है जैसे जैसे रिसीवर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ताल्लुक है वो टेम्परेचर से, जैसे हम थर्मल नॉइज भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो थर्मल नॉइज है ना, ये बेसिकली एक रैंडम सिग्नल होता है, ठीक है। इसे यूजुअली जो मॉडल करते होते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद है, प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई? पढ़ रहे हो? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली है, शायद कोई और नाम भी पढ़ा इसका, एक ये भी नाम है गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये पढ़ी है? ये भी नहीं पढ़ी? अच्छा, नाम सुना, अच्छी बात। तो ये जो है ना, ये एक रैंडम वेरिएबल की टाइप है, ठीक है। इसे गाउसियन भी कहते हैं, इसे नॉर्मल भी कहते हैं। अगर आपको याद हो इसकी जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ का तो पता होगा, पीडीएफ क्या होती है? पीडीएफ क्या होती है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। वो इस तरह के एक बेल की शेप का होता है, ठीक है। तो थर्मल नॉइज जो है ना, यूजुअली इस तरह से मॉडल होता है, ओके। हम क्या करते हैं, हम रैंडम नंबर जनरेट करते रहते हैं और रैंडम नंबर को जनरेट कर करके हम ये एनजीटी या एनसीटी बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो दो मेन चीजों से डिफाइन होती है। एक उसका मीन होता है और एक उसका वेरिएंस होता है। अगर आपको मीन और वेरिएंस पता है तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सब कुछ पता है, ठीक है। तो नॉइज ऐसे, थर्मल नॉइज ऐसे
मॉडल होता है कि उसका मीन 0 होता है, ठीक है, और उसकी वेरिएंस यूजुअली सिग्मा स्क्वायर डिनोट वो सिग्मा स्क्वायर होती है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि ये 0 मीन का रैंडम वेरिएबल है या रैंडम प्रोसेस है और इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। अगर मीन 0 हो तो जो वेरिएंस है वही उस सिग्नल की पावर भी होती है। वेरिएंस कैसे निकाल देते हैं, किसी को याद है? एक्सपेक्टेड वैल्यू में अगर आप लिखें क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, अगर कोई रैंडम वेरिएबल है x तो होता है x माइनस म्यू होल स्क्वायर, ये याद है? और अगर इसमें म्यू क्या है? म्यू मीन है। मीन अगर 0 है तो एक्स स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? मीन वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू खुद से मीन होती है, याद है ना? तो यानी आप क्या करें, जो भी रैंडम वेरिएबल है उसकी सारी की सारी वैल्यू उसका स्क्वायर ले लें और उसकी एवरेज कैलकुलेट करें। अगर आप उसका सैंपल एस्टिमेट ले रहे हैं तो पावर में क्या करते हैं? पावर में भी यही करते हैं। जो हम पावर कैलकुलेट करते हैं उसमें क्या करते होते हैं? सिग्नल का स्क्वायर ले लें और जितने टाइम के लिए उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं उसे डिवाइड भी करते हैं। तो ये जो वेरिएंस है ना, ये एक किस्म के पावर के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है जी। तो जो थर्मल नॉइज सिग्नल है ना, इसकी जो पावर है उसका एक फॉर्मूला होता है, उसे कहते हैं KTB, ठीक है। इसमें K और T और B क्या है? B जो है ना ये बैंडविड्थ है, T जो है ये टेम्परेचर है ऑफ रिसीवर, और जो K है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। बैंडविड्थ कैसे डिफाइन होगी? जो आपके सिग्नल की बैंडविड्थ है या रिसीवर की बैंडविड्थ है। टेम्परेचर किससे डिफाइन होगा? जिस एनवायरनमेंट में आप उस रिसीवर को ऑपरेट कर रहे हैं। और ये जो कांस्टेंट है ना, इसका एक नाम भी होता है, इसे कहते हैं बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। इसकी एक खास वैल्यू होती है, मेरे ख्याल में इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू द माइनस 23। चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वैसे मैं बता रहा हूं इसलिए ताकि ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी। और ये जो टेम्परेचर है, ये इसके यूनिट जो है ना, ये केल्विन में होता है। केल्विन याद है? केल्विन क्या होता है? एक सेल्सियस होता है और केल्विन होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी छोटी सी एग्जांपल कर लें जल्दी से, तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारा टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस और बैंडविड्थ है 1 किलोहर्ट्ज, ठीक है, तो बताएं जी नॉइज पावर क्या होगी? नॉइज पावर होगी KTB, और ये वॉट्स है इसके यूनिट, तो ये होगी 1.38 इंटू 10 टू द माइनस 23 इंटू T जो है वो केल्विन में। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते होते हैं? 273 ऐड करते हैं, जो आएगा 23 प्लस 273 होता है इंटू 1 इंटू 10 टू द 3 वॉट्स, ठीक है। तो ये नॉइज पावर है, ओके। तो अगर आपने नॉइज को मॉडल करना है, अगेन हम कम्युनिकेशन सिस्टम ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम किसी सिस्टम को मॉडल कर सकें, सिमुलेट कर सकें। तो अगर आपको नॉइज को मॉडल करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके रिसीवर की बैंडविड्थ कितनी है और आप इसे किस टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे आप रूम टेम्परेचर ले लें 23 डिग्री, कुछ भी ले लेना ऐसे, तो जो भी नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो आप इस फॉर्मूले से उसकी पावर निकाल सकते हैं। पावर का मतलब है कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकाल सकते हैं, वेरिएंस भी यही होगा। और अगर वेरिएंस पता चल गया तो अब आप क्या करेंगे? अब आप एक रैंडम नंबर जनरेट करना शुरू कर देंगे इस वेरिएंस के साथ। मीन 0 होगा,
तो उसके जैसे 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 सैंपल जनरेट होते जाएंगे ना, वो आपका नॉइज बनता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने नॉइज को सिमुलेट करना है तो इस तरह से करें। ओके, बात समझ आई? चले जी, नॉइज भी हो गया। अब हम वापस आ जाते हैं। तो नॉइज अगर बैंड पास में है तो जिस तरह हम बाकी सिग्नल्स को बेस बैंड में कन्वर्ट करते हैं, नॉइज को भी बेस बैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सी और जी का वही मतलब है। ठीक है, सी का मतलब बैंड पास, जी का मतलब है बेस बैंड। अच्छा जी, तो बात कहां तक पहुंची है? बात ये पहुंची है जी कि हमारा अब जो रिसीव्ड सिग्नल है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये सारी कहानी के बाद कंक्लूजन ये निकली है। हमने बारी बारी पहले मॉड्यूलेटर को देखा है, फिर चैनल को देखा है, फिर नॉइज को देखा है, और आखिरकार हमने क्या निकाल लिया है? हमने इसकी एक्सप्रेशन निकाल ली है, YZT की एक्सप्रेशन निकाल ली। अच्छा, एक चीज जो मैं मेंशन करना भूल गया हूं, वो ये है कि ये जो नॉइज है ना, हमने टाइम में तो देख लिया है, ये फ्रीक्वेंसी में कैसा नजर आता है। ठीक है, यानी n ऑफ f क्या होता है, या gn ऑफ f किस तरह का होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा ये है कि नॉइज जो है ना, नॉइज की यूजुअली हम नॉइज का एज अ पावर सिग्नल ट्रीट करते हैं, और इसे हम कहते हैं, इसकी अगर पावर सिग्नल है तो इसकी कोई पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगी या पावर स्पेक्ट्रम होगा, जो हम पढ़ चुके हैं, याद है? एनर्जी स्पेक्ट्रम या एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी एक ही चीज होती है, जिस तरह पावर स्पेक्ट्रम या पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एक ही चीज होती है। तो नॉइज सिग्नल को यूजुअली पावर सिग्नल से मॉडल करते हैं, और इसकी जो ये या पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है तो ये होगी, ये जो है ना, ये इस तरह से होती है, कांस्टेंट। ठीक है, नॉइज की जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो कांस्टेंट नंबर होती है। दूसरे अल्फाज में नॉइज जो है वो उसकी हर फ्रीक्वेंसी पे एक ही जितनी वैल्यू होती है। ठीक है, नॉइज को जब मॉडल करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं, ये पावर सिग्नल होगा। ठीक है, और इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कोई कांस्टेंट नंबर होगा, उसे कोई भी नाम देते हैं, यूजुअली उसे n0 से डिनोट करते होते हैं, लेकिन आप उसे कोई भी नाम देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू है, हर फ्रीक्वेंसी पे वही वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, देखें कि आपका रिसीव सिग्नल क्या है, YZT इक्वल्स, वो मैं दोबारा लिख रहा हूं, XZT EJ5P प्लस NZT। ठीक है, इसमें ये जो है, इसका स्पेक्ट्रम किस तरह का नजर आता है, ये डिपेंड करता है कि XZT क्या है। फॉर एग्जाम्पल, XZT जो है ना वो कुछ इस तरह की चीज है। ठीक है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसने इसकी पावर या एनर्जी पे कोई फर्क नहीं डाला। ओके, समझ रही बात? तो जो इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी या एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो ये सारे की भी होगी, क्योंकि इसका अपना मैग्नीट्यूड 1 है। लेकिन ये जो साहब हैं ये इस तरह से हर जगह बैठे हुए, सही है? तो जो रिसीव्ड सिग्नल का पावर स्पेक्ट्रम होगा वो कुछ इस तरह का होगा, जिसमें ये और ये ऐड होगा। ठीक है, हम इसे इस तरह से मॉडल करेंगे कि नॉइज हर जगह है, और जो सिग्नल है वो जितनी उसकी बैंडविड्थ है उसके मुताबिक उसका पावर स्पेक्ट्रम या एनर्जी स्पेक्ट्रम। सही है, ये बात समझ आ गई है?
नॉइज की बैंडविड्थ इनफाइनाइट आप ये कह सकते हैं, ठीक है, अनलेस के रिसीवर में कोई फिल्टर लगाओ। अगर मैं ऐसे फिल्टर कर लूं से किसी बैंडविड्थ के साथ, ये से कोई फ्रीक्वेंसी है एफ प्राइम माइनस एफ प्राइम, तो फिर क्या होगा, फिर ये यहां तक रह जाएगा, ठीक है। क्या अच्छा, अब इसमें यह है कि देखिए जो नॉइज आपके सिग्नल वाली फ्रीक्वेंसीज में है उसका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते ठीक है, क्योंकि वो तो एक दफा ऐड हो गया है, ठीक है ना, ये ऐड होके मिल रहा है ना रिसीवर पे। जब एक दफा चीज ऐड हो गई और ये रैंडम है, इसका पता ही नहीं है, फिर आप इसे खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि अपने फिल्टर को कम करते करते इधर ले, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये रह जाएगा, कितना रह जाएगा, जो नॉइज सिग्नल की बैंडविड्थ के अंदर मल्लाई करता है ना, उसका कोई भी रिसीवर कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। उससे बार बार आप जितना अच्छा फिल्टर कर सकते हैं कर लें, वो आप पे है, ओके। तो जब हम कहते हैं ना कि हम नॉइज के इफेक्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कल या परसों, उसका मतलब यही होगा कि आप इस फिल्टर को ज्यादा से ज्यादा सिग्नल की बैंडविड्थ के पास लाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन देखे ना, जो सिग्नल रिसीव हो रहा है वो तो सारा का सारा हो रहा है ना, ठीक है। जब तक आपके रिसीवर में कोई फिल्टर नहीं लगा होगा तो ये तो आएगा ना। देखिए ये आएगा तो क्या होगा, जब ये आएगा तो ये टाइम में क्या हो रहा होगा, टाइम में ये हो रहा होगा कि ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज भी वापस टाइम के सिग्नल में आ रही होंगी ना, ठीक है। बात समझ आ रही है मेरी, ठीक है ना। जब आप NZT बनाएंगे तो क्या करेंगे, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे ना NZF का। वो कैसे लेते होते हैं, NZF EJ 2 पाई FT DF, ये नहीं करते होते, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ऐसे ही लेते होते हैं ना इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अगर आपने इसे फिल्टर ना किया तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज भी वापस टाइम में आ जाएंगी, ठीक है। तो आपके सिग्नल में टाइम में नॉइज की कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी में आपको पता है कि कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। बात समझ आ रही, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। बात याद रखें, अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते तो फिर ये जीरो था तो वो भी जीरो हो जाता, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, ऐड हो रहे हैं। याद रखें, वो हमने चैनल के केस में पढ़ा है कि वो मल्टीप्लाई होता है। तो चैनल चाहे इधर जो मर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता है, वो हमने किया भी था कि हमने कहा था कि सिग्नल की बैंडविड्थ के बाद चैनल की जो वैल्यू है उसे जीरो कर दें, किया था ना, तो बेस बैंड और बैंड पास चैनल पड़ा था। लेकिन ये नॉइज है, नॉइज ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है का मतलब ये कि ये जीरो नहीं हुए जब तक कि आप खुद से एक्सप्लिसिटली को फिल्टर लगा के जीरो ना करें, ठीक है। बात समझ आई, चले। तो ये बस ये दो चीजें याद रखें कि नॉइज टाइम में रैंडम होता है और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से निकलता है, फ्रीक्वेंसी में उसका पावर स्पेक्ट्रम कांस्टेंट होता है, हर फ्रीक्वेंसी पे नॉइज होता है। बस इतना अगर आपको बताना तो ये बहुत है इस कोर्स के अब तक। चलेंगे, ये भी हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप आ जाए डीमॉड्यूलेटर। हाँ जी, नॉइज रिसीव साइड पे बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखिए उसमें दो तीन चीजें हैं, डिपेंड करता है, उसका भी इफेक्ट हो सकता है, यानी जो ट्रांसमिटेड सिग्नल के अंदर भी नॉइज हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो नॉइज भी थर्मल नॉइज होगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो N(T) है ना, इसमें इसका भी नॉइज शामिल है और इसका भी नॉइज शामिल है,
उसे मॉडल आप इकट्ठा भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। अगेन यहाँ पे भी नॉइज ऐड होगा, यहाँ पे भी नॉइज ऐड होगा। ठीक, दूसरी बात यह कि यहाँ पे जो नॉइज ऐड होगा उसकी वैल्यू तो इसी से निकल रही होगी, ठीक है, और वो भी ट्रैवल करते करते उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो यूजली जब आप यहां से यहां तक पहुंचेंगे ना तो इसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी होगी, तो वो शायद आपके रिसीवर पे इतना मैटर ही ना कर रहा। जो लोकल नॉइज है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि वो तो कहीं से प्रोपोगेट होकर नहीं आ रहा ना, उसमें तो कोई चैनल का लॉस इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। दूसरे हाँ कह सकते हैं उस केस में होगा, ठीक है। चलें जी आगे चलें। अच्छा, तो अब बात करते हैं डीमॉड्यूलेटर की। अच्छा, अब डीमॉड्यूलेटर का काम क्या है? डीमॉड्यूलेटर का काम यह है कि वो इसे पकड़े, ठीक है, और इस पे कोई ऑपरेशन लगाए और वापस MFT निकालने की कोशिश। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि आपके सिस्टम में कोई नॉइज नहीं है और 5P की वैल्यू 0 है, तो फिर क्या होगा? फिर जो रिसीव्ड सिग्नल है वो ट्रांसमिटेड सिग्नल के इक्वल होगा, ठीक है। सिर्फ उस केस में आप इंफॉर्मेशन सिग्नल को पूरी तरह रिकवर कर सकते हैं। अगर नॉइज ऐड हो गया तो फिर आप एस्टिमेट कर सकते हैं, परफेक्टली रिकवर कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये जो है ना, हमारी कोशिश यही होगी कि ये किसी तरह इसके करीब से करीब तर हो जाए। अब करीब से करीब तर होने का क्या कोई मेथड होना चाहिए ना कैलकुलेट करने का, तो वो अभी हम मेथड पढ़ेंगे कि ये किस तरह हम मेजर करेंगे कि कौन सा डीमॉड्यूलेटर दूसरे से बेहतर है, ठीक है। उसमें वही 3 चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एक है कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में आप कंपेयर कर सकते हैं। एक है उसे कहते हैं फिडेलिटी, ये भी हम पढ़ चुके हैं, और एक है बैंडविड्थ एफिशिएंसी। इन तीनों के बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक, ये तो नॉइज पे है ना, पहले इसे देख लें, ठीक है। देखिए, अगर 5P 0 नहीं है, 5P की कोई नॉन जीरो वैल्यू होगी हमेशा, तो फिर डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, ठीक है। तो हम ना 2 किस्म के डीमॉड्यूलेटर पढ़ेंगे। एक को कहते हैं कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर और एक को कहते हैं नॉन कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर। जो कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर है ना, उसे 5P की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। अगर उसे 5P की वैल्यू आप दे दें तो फिर वो रिसीव्ड सिग्नल में से MFT को रिकवर कर सकता है, ठीक है। यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कहेंगे कि कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर रिक्वायर्स नॉलेज of phi of P for demodulation. यानी अगर कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर को 5P बता दिया जाए तो वो चलेगा और MFT रिकवर कर पाएगा। अगर आप उसे 5P की वैल्यू गलत बता देते हैं या बता ही नहीं सकते तो उसका जो आंसर है वो भी गलत होगा, ठीक है। और अगर आपको 5P पता है तो आप क्या करेंगे ये बताएं। यानी अगर आपको 5P पता है तो आपके ख्याल में कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा? उस इक्वेशन में अगर आपको 5P की वैल्यू पता है तो आप क्या करेंगे? उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे ना। नहीं, 5P के इफेक्ट को खत्म करना है तो खत्म कैसे करेंगे? क्या ख्याल है ना? ये इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन के साथ मैं आपको बता देता हूं
कि फाई पी की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री एंगल है ना, ठीक है, और मैं कहता हूं इसमें से फाई पी के इफेक्ट को खत्म करना है, तो आप क्या करेंगे? एक और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी क्या वैल्यू होगी, ई ऑफ माइनस जे फाई पी, यही करेंगे ना। आप वाई जी टी को इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रह जाएगा, एक्स जी टी प्लस एम जी टी इंटू ई ऑफ माइनस जे फाई पी, ठीक है, समझ आई बात? तो नॉइज है, नॉइज में फेज अगर आप डाल भी दें तो नॉइज को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नॉइज पहले ही रैंडम है, रैंडम चीज में आप कोई कांस्टेंट वैल्यू डालें तो वो फिर भी रैंडम ही रहेगी, ठीक है। लेकिन इधर क्या होगा, कम से कम ये नॉइज, सॉरी ये कम से कम 5p से आजाद हो जाएगा, इसमें से 5p का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये मिल जाए तो अब आपको पता है कौन सा मॉड्यूलेटर लगा रहा है, ठीक है। अगर मॉड्यूलेटर जो है, हमने पढ़ा था मॉड्यूलेटर अगर ये काम करता है तो आप इधर क्या करेंगे, आप इसे ऐसे डिवाइड कर देंगे, खत्म, एमटी निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको 5p पता चल जाए तो एक तो आप 5p को खत्म करेंगे और दूसरा जो मॉड्यूलेटर कर रहा था उसका उलट काम कर लेंगे ताकि वापस mt का सिग्नल रिकवर हो जाए, ये रिकवर हो जाए। नॉइज फिर भी रहेगा, वही बात, नॉइज को जो ऐड हो गया है उसे आप खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। चले, तो कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर अगर उसे 5p बता दिया जाए तो वो इस तरह से काम करता है। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि ये 5p आपको तो नहीं पता, आपको खुद से 5p भी किसी तरह निकालना पड़ेगा रिसीवर पे। तो इसके हम तरीके देखेंगे कि 5p कैसे एस्टिमेट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो फिर आपके ख्याल में अब नॉन कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर क्या होगा, नाम से क्या लग रहा है, जिसे 5p की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऐसा डीमॉड्यूलेटर जो 5p के बगैर भी इंफॉर्मेशन सिग्नल को रिकवर कर सकता है, मुझे नॉन कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो इसे आप कहेंगे ऑपरेट्स विदाउट 5p। तो ये हम देखेंगे, हम ऐसी मॉड्यूलेशन स्कीम्स भी पढ़ेंगे कि जिन्हें रिसीव साइड पे या डीमॉड्यूलेटर साइड पे 5p से कोई फर्क नहीं पड़ता, 5p की जो मर्जी वैल्यू, ठीक है। 5p की वो छोटी सी एग्जांपल कर लें, लेकिन 5p हमने कैसे निकाला है, 5p हमने कहा था ये इक्वल है -2 पाई fc इंटू टाउ p, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आप FM ट्रांसमिशन सुन रहे हैं और आपने FM 100 लगाया हुआ है, इसका मतलब है आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, ओके। और आप FM स्टेशन से 10 किलोमीटर, ये चलें 10 से जरा आसान कर लेते हैं, 30 किलोमीटर के फासले पे, ठीक है। तो आपने निकालना है 5p की क्या वैल्यू होगी, तो बताएं जी क्या ख्याल है, क्या वैल्यू होगी। इस इक्वेशन में हमें क्या नहीं पता, टाउ पी नहीं पता, टाउ पी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम, या वेलोसिटी इनटू टाइम को हम टाउ कह रहे हैं तो टाउ, तो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, तो 30 इंटू 10⁻³ इक्वल्स 3 इंटू 10⁸ इंटू टाउ पी, ठीक है। तो ये 3 कैंसिल हो गया, ये 10⁴ हो जाएगा और टाउ पी की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻⁴, या आप इसे कहते हैं ये होगा 0.1 मिली सेकेंड,
ठीक है, ये टाउ पी आ गया, टाउ पी आ गया तो फाई पी की वैल्यू भी आ जाएगी, वो होगी फाई पी इक्वल्स 2 पाई 100 इंटू 10 to the 6 इंटू 1 इंटू 10 to the -4, तो ये आ जाएगा 2 पाई 2 पाई into 10 raised to the power 4. ठीक है, तो आप फाई की पी की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे चले, हाँ टाइम हो गया नहीं, और 5 मिनट करा, पाँच मिनट है। अच्छा जी, तो हमने कहा डीमॉड्यूलेटर दो किस्म के होते हैं। हर डीमॉड्यूलेटर की कोशिश ये होती है कि वो रिसीव्ड सिग्नल को अच्छा से अच्छा रिकवर कर सके। तो फिर डीमॉड्यूलेटर्स को कैसे कंपेयर करेंगे आपस में, उसके ये 3 तरीके हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। ये कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यह है कि आपको मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर में कितने मुश्किल किस्म के ऑपरेशंस करने हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर में, इसका मतलब यह है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज्यादा होगी। और अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको उसमें जो हार्डवेयर लगाना पड़ेगा वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होगा, तो उससे कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक तो तरीका यह है कि आप कहें जी हाँ जी मैं तो वो डीमॉड्यूलेटर खरीदूंगा जो सबसे सस्ता है। ठीक है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर आप कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में उनको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो किसी वजह से है और वो मोस्ट प्रॉब्ली अच्छा भी होगा, लेकिन इस वक्त आपका जो कंपैरिजन क्राइटेरिया है वो परफॉर्मेंस नहीं रही, वो प्राइस हो गई। ठीक है, तो आप कहते हैं अच्छा परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत, आवाज कोई अच्छी ना भी आए, खैर है मोबाइल सस्ता होना चाहिए। तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, ये आपका मैट्रिक है। अच्छा, दूसरा मैट्रिक है फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब ये है कि डीमॉड्यूलेटर कितना अच्छा सिग्नल रिकवर करता है। ठीक है, इसे फिडेलिटी कहते हैं। तो देखें, हमने ये कहा है कि डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, डीमॉड्यूलेटर YZT पकड़ेगा और उसमें से MT रिकवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर आपने जो सिग्नल रिकवर किया है MT हैट, वो क्या होगा, मोस्ट प्रॉब्ली ओरिजिनल सिग्नल होगा और साथ उसमें कोई नॉइज ऐड हो चुका होगा, जैसे NT कह देते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि ये सिग्नल थोड़ा बहुत अटेन्यूएट भी हो गया, तो किसी नंबर ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये रिकवर्ड सिग्नल कितना अच्छा है, इसका क्या तरीका है? इसका तरीका है जी, इसे हम कहते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सिग्नल टू नॉइज रेशियो, या सादा अल्फाज में से SNR कहते हैं। इसके बारे में जो पहले पढ़ चुके हैं। सिग्नल टू नॉइज रेशियो का मतलब असल में क्या है, इसका मतलब असल में है सिग्नल टू नॉइज पावर रेशियो। यानी आप सिग्नल की पावर निकालें, आप नॉइज की पावर निकालें, दोनों का रेशियो ले लें। ठीक है, तो इसमें देखें सिग्नल पोर्शन क्या है, ये, नॉइज पोर्शन क्या है, ये। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों की पावर निकाल लेंगे। ठीक है, अगर m(t) की पावर pm है फॉर एग्जाम्पल, तो amt की पावर होगी a² pm, स्क्वायर आ जाएगा ना। ठीक है,
और नॉइज की पावर से Pn है, तो सिंपली आप एक रेशियो निकाल लेंगे A² PM ओवर Pn। सही, ये सिग्नल की पावर है, ये नॉइज की पावर है। जिस डीमॉड्यूलेटर की ये वाली वैल्यू ज्यादा है वो डीमॉड्यूलेटर बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा होने का क्या मतलब है? ज्यादा होने का मतलब यह है कि या तो ये वैल्यू ज्यादा है या ये वाली वैल्यू कम है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि या तो डीमॉड्यूलेटर नॉइज को अच्छा सप्रेस कर लेता है और इसकी एसएनआर बढ़ जाती है, या वो जो सिग्नल रिकवर करता है उसके साथ ये जो अटेन्युएशन है इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि टोटल सिग्नल पोर्शन की पावर नॉइज पावर के मुकाबले में ज्यादा है। ठीक है, तो हम कहेंगे जिस डीमॉड्यूलेटर की रिकवर्ड इंफॉर्मेशन सिग्नल की एसएनआर ज्यादा है वो डीमॉड्यूलेटर बेहतर है। और तीसरी चीज है बैंडविड्थ एफिशिएंसी, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलेंगे। थैंक यू।